है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 18 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो F-16 जेट के बारे में है। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में, F-16 को अब ताइवान ख़रीदेगा। तो इस कंटेस्ट में ये न्यूज़ में आया है और F-16 के बारे में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, जैसे कि राफेल दे दें और F-16 दे दें और तेजस दे दें और पूछें ये किन किन देशों के फाइटर जेट हैं। तो F-16 की अगर बात की जाए तो ये अमेरिका का है, और तेजस की अगर बात की जाए तेजस भारत का है, स्वदेशी है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। और अगर बात की जाए राफेल की तो राफेल फ्रांस का है। ठीक है, तो ये तीन हमने जेट्स के बारे में डिस्कस किया। और F-16 जो है ये बनाया जाता है लॉकहीड मार्टिन, एक कंपनी है डिफेंस सेक्टर की अमेरिका की, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। ताइवान के द्वारा इसको अब ख़रीदा जाएगा और 66 F-16 के लिए एक समझौता किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इससे चाइना ने कंसर्न जताए हैं। तो यही न्यूज़ थी, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो भारत ब्रिटेन इनोवेशन चैलेंज फ़ंड के बारे में है। अभी ब्रिटेन के द्वारा एक अनाउंस किया गया है कि भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फ़ंड लॉन्च करेगा। देखिए यहाँ पर 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फ़ंड लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। अगर बात की जाए इस फ़ंड की तो इस फंड में उद्योगों और शिक्षाविदों यानी जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, एकेडमियाज़ होते हैं, उनको समर्थन देने के लिए यह फ़ंड लॉन्च किया गया है। मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को और जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए। इसमें इस फ़ंड का यूज़ क्या होगा, इस फ़ंड का यूज़ ये होगा कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस प्रकार से न्यू इनोवेशन को लाया जा सकता है, इसके लिए यह हेल्प करेगा इंडस्ट्रीज़ की और एकेडमियाज़ की, जिनको शिक्षाविद भी कहा जाता है। अगर बात की जाए इस फ़ंड के उद्देश्य की तो इस फ़ंड का जो उद्देश्य है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की औद्योगिक रणनीति को उत्प्रेरित करना। ठीक है, उत्प्रेरित का मतलब होता है कैटलिस्ट की तरह ये काम करेगा। इंडस्ट्री पॉलिसीज़ जो यूके की हैं उनको कैटलिस्ट की तरह ये काम करेगा। उसके बाद वैश्विक चुनौतियों को समाधान करना भी इसका एक उद्देश्य है। अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ अनुसंधान प्रक्रिया की, देखो एग्ज़ाम में तो केवल ये पूछा जा सकता है कि इनोवेशन चैलेंज फ़ंड हाल ही में किसके द्वारा भारत में लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। यह फ़ंड जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में एक टैक्स साझेदारी हुई थी 2018 में, उस पहल के तहत इस फ़ंड को लॉन्च किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में बन जाता है। ब्रिटेन इंडिया टैक्स भागीदारी जो है 2018 में की गई थी और इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया था इस टैक्स साझेदारी को करने के लिए। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है, इस साझेदारी का उद्देश्य है कि भविष्य में टेक्नोलॉजिकल यानी टेक्निक के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच में कोऑपरेशन को मजबूत करना और वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपटा जा सके इसके समाधान को फाइंड करना इसका उद्देश्य है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट निर्माण श्री के बारे में है। 13 अगस्त 2020 को यूरोपीय संघ के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोजेक्ट निर्माण श्री शुरू किया गया था। ये आर्टिकल हमारा छूट गया था डिस्कशन में, तो इसलिए हमने इस आर्टिकल को आज की डिस्कशन में शामिल कर लिया है। 13 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा। देखो तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट निर्माण श्री जो है वो किसके द्वारा भारत में लॉन्च किया गया था, तो यूरोपियन संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इसमें होगा क्या, इसका जो उद्देश्य होगा वो महिलाओं को कौशल प्रदान करना, मतलब कि स्किल प्रदान करना, ऐसा उद्देश्य होगा इस प्रोजेक्ट निर्माण श्री का। निर्माण श्री से आप समझ सकते हैं निर्माण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना, और ये आवास के क्षेत्र में मतलब कि हाउसिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए स्किल प्रदान करेगा। और उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना है, केवल 2 राज्य उड़ीसा और महाराष्ट्र के 4 ज़िलों में इसको लागू किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूरे देश में इस प्रोजेक्ट को लागू नहीं किया जाएगा, केवल उड़ीसा और महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। इस पर जो कॉस्ट आएगी उसका 90% तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा और 10% जो है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। मतलब कि कॉस्ट को दो एंटिटी डिवाइड करेंगी, एक यूरोपियन संघ 90% और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया 10%। ठीक है, इसमें 3000 महिलाओं को
स्किल्स दी जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में, जो कि DRDO ने डेवलप किया है। ये चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर PM की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज़ किया गया था। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किसने इसे डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया है DRDO ने। अगर बात की जाए इसकी रेंज की, तो ये 3 किलोमीटर के दायरे में माइक्रोफोन तक का पता लगा सकता है कि कहीं पर कोई माइक्रोफोन तो नहीं छिपा हुआ है, और 1 से 2.5 किलोमीटर के बीच में ये लक्ष्य को नीचे लाने के लिए लेज़र का उपयोग करता है। मतलब कि लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लेज़र बीम के बारे में आपने सुना होगा। तो लेज़र का ये यूज़ करता है खतरे को पहचानने के लिए, और आसानी से ये खतरे को पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके अलावा इसका पहली बार प्रयोग भारत में किया गया था जब ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भारत की यात्रा पर आए थे, तब इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर 2 फैक्ट बनते हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। और एंटी ड्रोन सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा, वो मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 के बारे में है। इसी आर्टिकल से संबंधित यह आर्टिकल है जो अभी हमने लास्ट आर्टिकल डिस्कस किया था। देखो, मानव उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जून 2020 में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, उन्हीं को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 कहा गया। और इसमें ये कहा गया था कि लॉकडाउन के कारण ड्रोन का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यह प्रणाली लाई गई थी जून 2020 में। इसमें यह बताया गया था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रोलर सिविल एविएशन के द्वारा अनुमोदित व्यक्ति ही केवल ड्रोन को खरीद सकता है और बेच सकता है। उसके बाद भारत में केवल नैनो क्लास ड्रोन को ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। केवल नैनो क्लास के, यानी जो सबसे छोटे ड्रोन की कैटेगरी होती है, उसको ही केवल ऑपरेट किया जा सकता है भारत में। उसके बाद यहाँ पर सारी शक्तियाँ जो हैं DGCA के पास हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास हैं। उसके बाद ड्रोन विनियमन 1.0, ये 2018 में सिविल मिनिस्ट्री के द्वारा, एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लाया गया था। और इसमें ये बताया गया था कि स्पेस को, यानी मतलब कि जो आकाश है, स्काई है, उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था। लाल यानी रेड, और ग्रीन और येलो। देखो, रेड कलर में तो किसी भी प्रकार के ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं थी, और येलो क्षेत्र में यानी पीले क्षेत्र में कुछ नियंत्रित उपयोग की अनुमतियां थीं। उसके अलावा ग्रीन में ड्रोन उड़ाने के लिए स्वचालित अनुमति का लाभ लिया जा सकता था। मतलब कि रेड जोन में आप जैसे एयरपोर्ट हो गए, या डिफेंस कोई इस्टेब्लिशमेंट हो गई, या ऐसी स्ट्रेटेजिक इस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब कि ऐसी रणनीतिक जगह जहाँ पर जाना मतलब कि मना है, या कह सकते हैं हम वो रणनीतिक तौर पर इम्पोर्टेंस की हैं, जैसे आर्मी बेस हो गए, तो यहाँ पर तो किसी भी प्रकार के ड्रोन की अनुमति नहीं है। और पीले क्षेत्र में जैसे मान लीजिए किसी भी एग्रीकल्चर एरियाज़ में आपको यूज़ करना है, तो वहाँ ग्रीन का मतलब हो गया रूरल एरियाज़ जो कि काफ़ी दूर हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें हर प्रकार के ड्रोन की अनुमति स्वचालित रूप से ली जा सकती है। चलते हैं आगे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में है। क्या है ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म? यह ड्रोन यातायात प्रबंधन की एक प्रणाली है, और इसमें प्रत्येक उड़ान के लिए तत्काल क्लीयरेंस दी जाती है। अभी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म 2018 की जो गाइडलाइंस है उसी के अनुसार काम कर रहा है, और कोविड-19 में ये काफ़ी चर्चा में रहा है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भारत सरकार ड्रोन विनियम यानी ड्रोन रेगुलेशन 2.0 पर भी काम कर रही है, जिसको BVLOS नाम दिया गया है, यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पर केंद्रित है। हवाई यातायात प्रबंधन और पेलोड को वितरण को स्वचालित करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। इस पर अभी काम कर रही है गवर्नमेंट। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बीदर मैसूर औद्योगिक गलियारे के बारे में है। बीदर मैसूर औद्योगिक गलियारा कर्नाटक में डेवलप किया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है अगले 5 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 35 लाख करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीदर मैसूर औद्योगिक गलियारा को बनाएगी। देखो, आपको ये पता होगा कि औद्योगिक गलियारा क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि औद्योगिक गलियारा क्या होता है। औद्योगिक गलियारा एक मल्टी मॉडल परिवहन सेवा होती है, जिस पर विभिन्न प्रकार की परिवहन सेवाएं दी जाती हैं,
और ये कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें क्या होता है, बुनियादी ढांचा यानी बुनियादी अवसंरचना का विकास होता है, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और इसे मतलब कि औद्योगिक गलियारा को हम ये कह सकते हैं कि परिवहन, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के विकास जो होते हैं औद्योगिक गलियारे के आसपास होते हैं जब औद्योगिक गलियारे को डेवलप किया जाता है। और ये मल्टी मॉडल परिवहन सेवा है, यानी कई प्रकार के इसमें मॉडल होते हैं परिवहन के। उसके बाद जैसे रेलवे हो गया, रोड हो गया, वाटरवेज हो गए, ये मॉडल हो सकते हैं परिवहन के। 2019 में भारत सरकार के द्वारा 5 औद्योगिक गलियारों की बात की गई थी, घोषणा की गई थी। कौन कौन से 5 गलियारेज हैं इनको हम देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से 5 गलियारेज हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पहला है अमृतसर कोलकाता, जो कि पंजाब के अमृतसर से कोलकाता तक जाएगा। और उसके बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके बाद है यहाँ पर मुंबई बेंगलोर कॉरिडोर। उसके बाद है बेंगलोर चेन्नई कॉरिडोर। यहाँ पर ईस्ट कोस्टल कॉरिडोर भी है। देखो, अगर बात की जाए अमृतसर कोलकाता की, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अगर बात की जाए मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो ये जापान के द्वारा बिल्ड किया जाएगा। और मुंबई बेंगलोर की अगर बात की जाए तो ये बनाया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। और बेंगलोर चेन्नई की अगर बात की जाए तो ये बनाया जाएगा किसके द्वारा, जापान की हेल्प से। तो जापान के द्वारा 2 बनाए जाएंगे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर। बाकी मुंबई से बेंगलोर के बीच में जो कॉरिडोर बनाया जाएगा ये ब्रिटेन की मदद से बनाया जाएगा। अब हम इन कॉरिडोर के बारे में जल्दी से एक एक करके देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए आप, पहला गलियारा जो होगा दिल्ली मुंबई के बीच में होगा और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा शामिल होंगे। ठीक है, तो ये स्टेट आपको याद रखने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। जापानी कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाएगा। चेन्नई बेंगलोर की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यह जापान के द्वारा इसको भी डेवलप किया जाएगा। उसके बाद बेंगलोर मुंबई की बात अगर की जाए तो ये ब्रिटेन के द्वारा डेवलप किया जाएगा और इसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल होंगे। उसके बाद जो चौथा होगा हमारा अमृतसर कोलकाता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा, हमने डिस्कस किया। और ईस्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो ये एशियाई विकास बैंक ने 2016 में इसके लिए $631 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी थी। तो ये डेवलप किया जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो विश्व के सबसे लंबे पियर ब्रिज के बारे में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई, टालेस्ट। देखो इसमें पियर ब्रिज में पियर की लंबाई नापी गई है। यहाँ पर आप देखिए, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, ये ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज जो है मणिपुर में भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी जो लंबाई होगी वो 141 मीटर होगी, इस टाइप से। ठीक है, ऐसी इस टाइप की लेंथ नहीं हमें पता नहीं। पियर ब्रिज की लंबाई होगी 141 मीटर। और इससे पहले माउंटेनिग्रो जो कि यूरोप में है 139 मीटर का था। कितना था? 139 का। और जब भारत में ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यह 141 मीटर का होगा और दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज होगा। उसके अलावा इसको डेवलप किया जा रहा है जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट में, जो कि 111 किलोमीटर की लंबी एक परियोजना है। अगर इस पुल की टोटल लेंथ की बात की जाए तो इस ब्रिज की टोटल लेंथ है 703 मीटर। यहाँ पर हम देख लेते हैं जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का मैप। ये है जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का मैप, यह है जिरीबाम और ये है इम्फाल। ठीक है, उसके बाद पियर के बारे में, आप पियर ब्रिज के से संबंधित एक शब्द हम जान लेते हैं। देखो ये इस टाइप का होता है पियर ब्रिज। ये पहले इसमें आपने देखा होगा जब पुल बनाए जाते हैं तो उनके जो कॉलम टाइप के होते हैं उनमें ये क्या कह सकते हैं, आयरन रॉड लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद में उसका एक बेस बनाया जाता है, फिर उसके बाद में एक कॉलम बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है पियर। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे पियर कैप, जिसके ऊपर ब्रिज को फाउंडेशन किया जाता है, इसको कहा जाता है पियर कैप। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो स्वास्थ्य पोर्टल और आलेख ई न्यूज़लेटर के बारे में है। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय के द्वारा एक स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का होगा, स्वास्थ्य ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बस यही हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ई न्यूज़ लेटर को भी तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा। देखो इस पोर्टल में, स्वास्थ्य पोर्टल में और आलेख ई न्यूज़ लेटर में क्या होगा, इस पोर्टल पर भारतीय जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ इसमें दी जाएंगी। और ई न्यूज़लेटर में क्या होगा, ई न्यूज़लेटर में
ये 3 माह पे जारी किया जाएगा। यह भी आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं उनको ये शेयर करेगा। इसके अलावा गोल एक इनिशिएटिव है, ये इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसे अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? फेसबुक और नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा मिलकर। यहाँ पर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स का उद्देश्य यह है कि जनजातीय युवाओं में लीडर बनने के लिए एक बेहतर पहल शुरू की गई है इनके द्वारा। मतलब कि जनजातीय युवाओं को एज ए लीडर्स डेवलप करना फेसबुक, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये प्रोग्राम है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। इस डिस्कशन में हम हिंदी में प्रीलिम मार्क बूस्टर डिस्कस करते हैं, जो कि आगामी यूपीपीसीएस और विभिन्न स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए किसी अन्य सोर्स पर रिलाई नहीं रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।